उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, अचानक नए मुद्दे जन्म ले रहे हैं और उन मुद्दों के आधार पर जबरदस्त बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। यूपी के चुनाव में जिन्ना के बाद अब पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में पाकिस्तान को लेकर जो कुछ भी कहा, बीजेपी उस पर जोरदार हमला भी कर रही है। इस वक्त मेरे साथ उत्कर्ष सिन्हा जी मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। उत्कर्ष जी, ये राजनीति में जिन्ना के बाद पाकिस्तान की एंट्री हो गई, क्या वजह मानते हैं? देखिए, बीजेपी अपनी चिरपरिचित राजनीतिक शैली में काम कर रही है और उसको हमेशा सूट करते हैं। और ख़ासतौर से पाकिस्तान का मुद्दा हो या जिन्ना का मुद्दा जिस तरीके से उठाया, वो भी उसकी राजनीति की स्टाइल है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा था कि चाइना इज़ आवर रियल एनिमी, पाकिस्तान इज़ पॉलिटिकल एनिमी। लेकिन संबित पात्रा ने बहुत स्मार्ट प्ले किया और उन्होंने चाइना के इशू को किनारे कर दिया और पाकिस्तान के इशू को ले आए, क्योंकि पाकिस्तान वास्तव में भारत के लिए एक इमोशनल मामला रहता है। और पिछले अगर आप 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखें तो आप पाएंगे कि उसमें पाकिस्तान हर चुनाव में अपीयर हुआ है। अब अक्रॉस द बॉर्डर कोई अपीयरेंस नहीं हो रहा था तो पॉलिटिकल अपीयरेंस पाकिस्तान का आ गया। और मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, चुनाव है और आपस में इस तरीके की बातचीत होगी ही और बयान तो आएंगे ही। अगर आपकी ज़बान जरा सी भी फिसली तो आपको उसको पे करना है। तो बीजेपी अब इस बयान को, अखिलेश यादव के इस बयान को, इतने हिस्से को जरूर चलाएगी और पूरे चुनाव तक चलाती रहेगी। मतलब इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की पूरी कोशिश होगी। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी की पॉलिटिक्स के सेंटर को अगर आप देखिए, अगर अखिलेश यादव के बनाम जब भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो रही तो उसके पास 3 इश्यूज हैं। एक तो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, दूसरा अपराध का मुद्दा है और तीसरा वंशवाद का मुद्दा है। वंशवाद के मुद्दे पर खुद थोड़ी डिफेंसिव हो रही है बीजेपी, क्योंकि राजनाथ सिंह के बेटे लड़ रहे हैं चुनाव, तमाम परिवार के नेताओं के परिवार के लोग लड़ रहे हैं। लेकिन राष्ट्रवाद और अपराध और अपराधी, आप देखिए कि बीजेपी की ये जो लाइन थी, ये अभी से नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में तमाम योजनाओं का शिलान्यास करने आए थे, अधिसूचना जारी होने के पहले, तब भी उन्होंने संकेत यही दिए थे। और अब पार्टी उसी राजनीतिक लाइन को आगे बढ़ाएगी और ये चुनाव जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे वैसे इन 2 मुद्दों के ऊपर हमले लगातार होंगे। एक और बड़ा विषय है, कल समाजवादी पार्टी ने अपनी सूची जारी की, उसमें आजम खान को टिकट दिया, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया, नाहिद हसन जो कि जेल में है भड़काऊ भाषण के मामले में, उनको भी टिकट दे दिया। तो ये अचानक से आपको ये नहीं लगता कि पूरे चुनाव को एक पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, बिल्कुल कोशिश की जा रही है और कोशिश की जाती रहेगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ना कि बीजेपी का जो लाइन है वो लाइन वो क्यों छोड़े, कोई पार्टी अपनी लाइन क्यों छोड़े। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की जो लाइन है वो लाइन वो क्यों छोड़े। आजम खान को वो एक विक्टिम की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं बीजेपी, नहीं अखिलेश यादव आजम खान को एक विक्टिम की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। और नाहिद हसन को इसलिए बीजेपी कह रही है कि भड़काऊ भाषण और 13 के दंगों को याद दिलाने की कोशिश है। लेकिन यहाँ से ये सवाल इनके स्थानीय नेता, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के स्थानीय नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये पूछ रहे हैं कि भाई संगीत सोम के ऊपर भी था, संजीव बालियान के ऊपर भी था, आपकी सरकार थी, आपने मुकदमे वापस ले लिए। लेकिन ये चूंकि मुसलमान थे तो एक तरफ मुसलमान बनाम हिंदू करने की कोशिश है, दूसरी तरफ मुसलमानों के वोट बिखरे ना, इसलिए उसको इमोशनल लाइन के ऊपर अपने साथ लाने की कोशिश है। तो दोनों पार्टियों की राजनीति बड़ी स्पष्ट है। बीजेपी को सूट करता है कि हिंदू बनाम मुसलमानों 2013 के दंगों की याद आती रहे समय समय पर, और अखिलेश यादव के लिए ये है कि ओवैसी और मायावती के मुस्लिम कैंडिडेट्स के आने के बाद, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मायावती ने काफ़ी मुसलमान कैंडिडेट उतार दिए, तो वो वोट इंटैक्ट रहें, इसलिए वो सिंपैथी कार्ड प्ले करेंगे। नहीं, तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि आपने आजम खान इस वक्त जेल में है, आपने उनको पार्टी का उम्मीदवार बना दिया। अब वो जेल में रहते हुए कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, उनका बेटा भी चुनावी मैदान में है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि अभी जब उनके कैंपेन चल रहे थे तो मुख्य जो बोर्ड होते थे, जो उनकी होर्डिंग्स होती थी, उसमें मुलायम सिंह यादव, आजम खान की तस्वीर और अखिलेश यादव की तस्वीर होती थी। तो क्या ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले आजम खान का मुद्दा गर्म रहे? देखिए, बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि आजम खान एक ऐसा इमोशनल कार्ड है, ख़ासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए,
जिसको बीजेपी ने अपने लिए सिंबलाइज किया। आजम खान सबसे बड़े नेता थे, आजम खान को जेल में डाल दिया, तो उसने हिंदू वोटर्स को ये मैसेज दिया कि देखो आजम खान जैसे बड़े नेता को भी दुरुस्त हमने कर दिया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, उनको लगता है कि आजम खान इतने बड़े मुस्लिम लीडर हैं, उनके साथ हम अगर खुद को खड़ा दिखाएंगे तो समाज अपने साथ हमको जोड़ेगा, क्योंकि ये मतलब पुरानी रणनीति पे काम कर रहे हैं वो भी अपने। पुरानी रणनीति पर काम कर रहे हैं। और हमेशा बीच बीच में ये खबरें आती रहीं, विपक्ष के कुछ और दूसरे दलों ने ये कहा कि आजम खान को वो समाजवादी पार्टी ने छोड़ दिया है और मरने के लिए छोड़ दिया, ये सब आता रहा। लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये मैसेज दिया कि हम इनके साथ हैं। और आज जब उस परिवार में 2 टिकट दिए हैं तो ये स्थापित हो रहा है आजम खान को चुनाव लड़ने के लिए जेल से बाहर आना जरूरी नहीं है। और दरअसल अगर आप देखिए तो आजम का जेल में रहना समाजवादी पार्टी के लिए हर तरह से मुफीद है। एक तो इमोशनल लाइन पे है, दूसरा आजम खान अगर बाहर होते तो उनके बयानों से यदा कदा दिक्कत भी हो सकती थी। लेकिन उसका फायदा भी मिला है इनको। उसका फायदा मिलता है एक कम्युनिटी में, लेकिन जब पोलराइज्ड पॉलिटिक्स होने लगी है यूपी में तो वहां पर वो रिएक्ट भी करा देते थे। तो आजम एक बहुत सूटेबल कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी के लिए। और आजम खान अगर जेल में हैं तो वो एक पोस्टर बॉय भी हैं, एक सिंपैथी कार्ड भी हैं, और दूसरी तरफ उनके बयानबाजी से पार्टी बची हुई भी है। एक बात ये भी है, मुझे याद है, आपको भी ध्यान होगा, हम लोग विधानसभा कवर कर रहे थे तो एक बार योगी जी लिफ्ट से ऊपर आए थे और आजम खान अपने रूम से बाहर जा रहे थे, तो दोनों लोग एक दूसरे के मिले, एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन योगी जी रुके नहीं और चले गए। तो उस समय ये माना जा रहा था कि इस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिलेगी, आजम खान जेल नहीं जाएंगे। नहीं, योगी आदित्यनाथ की राजनीति को अगर आप समझिए तो वो बेंडेटा पॉलिटिक्स के मास्टर हैं। और उन्होंने पिछले 5 साल में बहुत सारे ऐसे आप सिंबलाइज करना देखिए। आप आजम खान को उन्होंने पॉलिटिकल टारगेट बनाया। अब आजम खान के ऊपर जमीन के अवैध कब्जे का मामला तो हो सकता है एक रेवेन्यू कोर्ट का मैटर है, लेकिन मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, ये किसी को भी पचता नहीं है। तो लेकिन 80-90 मुकदमे आ गए, तो वो योगी की जो आक्रामक राजनीति है ना, वो दिखाते हैं कि हम क्रश कर देंगे। और यही वहाँ पर जब पंचायत चुनाव में आता है तो ये बुलडोजर में तब्दील हो जाता है, जिसको अखिलेश यादव टारगेट भी कर रहे हैं। बुल और बुलडोजर जो टारगेट करते हैं, तो योगी की अपनी पॉलिटिक्स है क्रश करने वाली। उन्होंने देखिए मुख्तार अंसारी को जिस तरह से टारगेट किया, माफिया का सिंबल बना दिया मुख्तार अंसारी को उस आड़ में। लेकिन मुख्तार अंसारी एक मुस्लिम चेहरा थे, अतीक अहमद मुस्लिम चेहरा थे, तो ये तो माफिया हुए। लेकिन दूसरी तरफ सजातीय माफिया जो हैं उनको बिल्कुल करीने से छोड़े रखा। तो ये एकदम योगी आदित्यनाथ का एकदम क्लियर मैसेज है कि हम मुसलमानों को बिल्कुल नहीं पसंद करते। और जिस तरह से कट्टर हिंदू जो वोटर है वो योगी को अपना आइकॉन बना लेता है। अच्छा, अभी रामपुर में एक और दिलचस्प चीज़ देखने को मिली। नवाब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जो अब हमजा हैं, उनको अपना दल एस के तहत टिकट दे दिया। यानी बीजेपी ने सीधे तौर पर नहीं दिया, लेकिन अपनी सहयोगी पार्टी के तौर पर उनको उतार दिया। दोनों की आपसी रंजिश किसी से छिपी हुई नहीं है। चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। बिल्कुल दिलचस्प होगा। और ख़ास तौर से जो हमजा मियाँ जिस तरीके से गए हैं वहाँ पे, उनकी कोशिश ये है कि वो दोनों वोट, एक तो बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है तो वो पोलराइजेशन वाला कहानी नहीं है, दूसरा पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग फैमिली नूर बानो जी की रही है हमेशा, और ये 3rd जनरेशन है उसमें। तो ये वो जो ख़ानदानी राइवलरी है वहाँ पे, राजा बनाम मतलब राज परिवार, नवाब परिवार बनाम आज़म खां परिवार, ये वहाँ पे बहुत परवान चढ़ने वाली है। और स्वार टांडा का जो चुनाव होगा वो ये डिसाइड करेगा कि एक्चुअली जो मुस्लिम सिंपैथी है वो आजम के साथ है कि नहीं, उनके फैमिली के साथ है कि नहीं, क्योंकि अब्दुल्ला आजम भी लगातार जेल में रहे हैं, अभी छूट के दोनों मुस्लिम उम्मीदवार हैं। और दोनों मुस्लिम उम्मीदवार हैं, और दोनों रामपुर के बहुत पुराने प्रतिद्वंदी हैं। मतलब पिछले 30-35 साल की, 40 साल की राजनीति अगर आप देखेंगे तो यही 2 परिवार रामपुर की राजनीति तय करते रहे हैं। तो इसलिए वो चुनाव तो दिलचस्प होने वाला है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, इधर आप अखिलेश यादव के स्टैंड पर नजर डालिए तो उनकी कोशिश भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है कि अगर वो कोई बयान देते हैं तो उस पर अपना स्टैंड कायम रखते हैं। मतलब नाहिद हसन को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया कि अपराधी हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे हैं, तब भी टिकट दे दिया।
कल बीजेपी के तमाम सारे नेताओं ने कहा, देर रात में जब लिस्ट जारी हुई तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, आज सुबह योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके हमला किया। तो क्या आपको ये लगता है कि अखिलेश यादव भी यही चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ भी यही चाहते हैं कि चर्चा इसी पर रहे? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव इस बार मुझे ज़्यादा मैच्योर पॉलिटिशियन दिख रहे हैं। कैसे? 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो पार्टी संगठन का कोई अनुभव था नहीं उनके पास। वो मुलायम सिंह के बेटे से ज़्यादा कुछ नहीं थे। हाँ, उन्होंने यात्रा जो की थी, नौजवानों को मोबिलाइज किया था, वो एक क्रेडिट है उनकी। और मुलायम सिंह ने भी ये कहा था कि भाई अखिलेश की वजह से ये सरकार बनी है, तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन पहला जो 2.5-3 साल रहा, वो 5.5 मुख्यमंत्रियों वाला जुमला चलता रहा जो, और वो दबाव में थे भी। उन्होंने जब तोड़ना शुरू किया उसको, नतीजा ये हुआ कि 17 के चुनाव आते आते पार्टी ही टूट गई। और पार्टी जब टूटी तो 17 में अखिलेश यादव दरअसल चुनाव लड़ ही नहीं पाए थे। उनके पास सिंबल का पता नहीं था आखिरी टाइम तक कि मिलेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। मामला चुनाव आयोग चला गया था। चुनाव आयोग चला गया था। दूसरे जितने बड़े नेता थे पार्टी के पुराने, वो सब किनारे हो गए थे। जो जवानी कुर्बान गैंग जिसको कहते हैं, बस वही रह गई थी, तो वो नारे लगा रही थी। लेकिन उसके बाद से अखिलेश यादव ने अपने हार का विश्लेषण किया बहुत ठीक से। उन्होंने सारे दबावों से खुद को मुक्त किया, और वो अब आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव अपनी ज़िंदगी का पहला चुनाव इंडिपेंडेंटली लड़ने जा रहे हैं, जब उनके साथ ना मुलायम हैं, ना आजम खान हैं, और ना ही शिवपाल यादव हैं। अकेले कैंपेन कर रहे हैं। अकेले कैंपेन कर रहे विपक्ष का हैं। सबसे बड़ा चेहरा। सबसे बड़ा चेहरा है, और समाजवादी पार्टी का इकलौता चेहरा है। ये भी उतनी ही सच्चाई है। अब अखिलेश यादव ने 2 चीज़ें की हैं, अगर आप इसको गौर से देखिए। एक तो उन्होंने अपनी रिजिडनेस को बहुत स्ट्रांगली मेंटेन किया है। आप देखिए, कल जो लिस्ट आई है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे का टिकट भी नहीं है उसमें। हाँ, नहीं दिया। तो वो इस चीज़ को भी बता रहे हैं कि ठीक है, स्वामी प्रसाद आ गए और बड़े नेता हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हम इस दबाव में नहीं आएंगे कि आप आए हो तो हम टिकट दें। अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन बाहर मैसेज है कि किसी दबाव में नहीं। परिवार के भीतर शिवपाल यादव अंत में कॉम्प्रोमाइज की लेवल पे आए पार्टी में। बहुत झुक कर बताया जा रहा है कि आए हैं, और बहुत झुक के हैं। आप देखिए, उनके बेटे को भी टिकट नहीं मिला, जबकि ये बात हो रही थी कि 2 टिकट मिलेंगे। बात हुई कि 5 टिकट मिलेंगे, कभी कहा 6 मिलेंगे, मिला 1। अब तक सिर्फ 1 मिला है, और आगे की उम्मीद काफी कम है। की उम्मीद बिल्कुल न्यूनतम मान लीजिए आप। वही नेता टिकट पाएंगे जो पहले आ चुके हैं अखिलेश के पास। तो दूसरा स्ट्रांग लाइन। अब तीसरी स्ट्रांग लाइन की जो कह दिया वो कह दिया। अखिलेश यादव अनायास कुछ नहीं कह रहे हैं, पूरी प्लानिंग के तहत वो जो कह रहे हैं बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं, और उनको विश्वास है। और दूसरी तरफ देखिए, एक चीज़ बीजेपी को उलझा रहे हैं वो। पाकिस्तान के पहले जिन्ना का बयान जिस तरह से आया, बीजेपी ने उसको मैनिपुलेट करके प्ले किया, नहीं चला। पाकिस्तान भी अब प्ले किया जा रहा है, चलेगा कि नहीं चलेगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बीच बीच में अखिलेश यादव पुरानी पेंशन बहाली, रोजगार, फ्री बिजली, टैबलेट के ऊपर सवाल, टैबलेट बनाम लैपटॉप, तो ये डेवलपमेंटल इश्यूज है। परसों उन्होंने कहा कि ईस्टर्न यूपी में आईटी हब बना देंगे, तो वो एक रोड मैप भी देते जा रहे हैं। बीजेपी नहीं कर पा रही है ये बात। इस चीज को मार्क करने की जरूरत है कि बीजेपी अपने विकास कार्यों पर चुनाव लड़ने में थोड़ी कमजोर पड़ रही है। मुझे तो ये नजर आ रहा है कि एक पक्ष ये चाहता है कि ये चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए, और एक पक्ष ये चाहता है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा हो जाए। देखिए, ये दोनों तो एक लाइन है। दूसरी लाइन, अब इसी में भाई अपना अपना प्ले कर रहे हैं। बीजेपी ये चाहती है कि हिंदू मुसलमान का अगर नैरेटिव बना रहे तो जाहिर सी बात है उसको एज मिलेगा। उससे लड़ने के लिए अखिलेश यादव ने अगड़ा बनाम पिछड़ा किया, और गोलबंदी पिछड़ों की जो जिस तरह से की उन्होंने, वो 14 के कॉम्बिनेशन को तोड़ा ही है उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। 14-17 सब कॉम्बिनेशन टूटे हैं। तो उसके बाद अब बचता क्या है भाई? एक एक पॉइंट दोनों के पास है, एज कहाँ है? वो डेवलपमेंट डिक्लेरेशंस में है। और यहाँ पे अखिलेश यादव अभी लीड कर रहे हैं कि वो 300 यूनिट बिजली भी बोल रहे हैं, वो आईटी हब भी बोल रहे हैं, वो पुरानी पेंशन बहाली वाला जो है बयान ना, ये बहुत बड़ा काम करने वाला है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जाति धर्म जाति की राजनीति जो उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है वो अपनी जगह है, लेकिन उसके बीच में क्रॉस लाइन इकोनॉमी की आ रही है। मतलब असल मुद्दे गायब हो रहे हैं क्या? असल मुद्दे अब किसको मानेंगे?
असल मुद्दे तो विकास के होने चाहिए। किसी भी चुनाव डेवलपमेंट की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। कांग्रेस कह रही है स्कूटी देंगे, 40% टिकट महिलाओं को देंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है फ्री विकास एक ऐसा सवाल है जिसकी परिभाषा सब अलग है। जैसे कांग्रेस का विकास की परिभाषा है कि महिला सशक्त अगर होगी तो समाज सशक्त होगा, वो अपनी परिभाषा पे चल रही है। अखिलेश यादव इंफ्रास्ट्रक्चर वाले अपने पुरानी चीज को याद दिला रहे हैं, अपने 3 बिजली संयंत्र लगाए थे उन्होंने, वो याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में इतनी बिजली हो जाएगी कि इसका पैसे का कोई मतलब ही नहीं है। यहां से वो, लेकिन बीजेपी यहां पे पता नहीं क्यों, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है। डबल इंजन की सरकार तो बोल रही है लेकिन डेवलपमेंट का कोई नया रोड मैप नहीं दे रही है। शायद उसको ये पता है कि जब संकल्प पत्र अब आगे चुनाव आएगा ना, तो बीजेपी के पुराने संकल्प पत्र को भी याद दिलाएंगी विपक्षी पार्टियां। तो 5 शहरों में मेट्रो बननी थी, बहुत सारी और जो बातें थीं, तो ले दे के विकास का जो उनका गाना भी रिलीज हुआ है वो स्टार्ट ही होता है काशी मथुरा अयोध्या से। तो लाइन तो बड़ी क्लियर है कि उनके चुनाव की, बीजेपी के चुनाव की लाइन सिर्फ और सिर्फ हिंदू पोलराइजेशन है। अब इसमें पिछड़ा पोलराइजेशन अखिलेश यादव की लाइन है, लेकिन अब इंसेंटिव देने वाले इश्यूज कहाँ हैं? वो डेवलपमेंट के इश्यूज होंगे और वो इंसेंटिव देने वाले इश्यूज में जो लीड कर जाएगा बाजी उसके हाथ लग जाएगी। क्योंकि यूथ वोटर को आप याद कीजिए, यूथ वोटर अगड़ा पिछड़ा भी है, हिंदू मुसलमान भी है, लेकिन साथ में उसके लिए रोजगार, उसके लिए अपॉर्चुनिटी, उसके लिए डेवलपमेंट एक बड़ा सवाल है। और इस पर किसी के पास कोई जवाब है नहीं। इसके पास, बीजेपी के पास तो फिलहाल कम से कम जवाब तो कह रहे हैं 22 लाख नौकरी दे देंगे आईटी सेक्टर। वो 22 लाख जॉब दे रहे हैं। बीजेपी पीछे कही थी कि हर साल 5 लाख जॉब देंगे और जॉबलेस की संख्या बढ़ गई है। तो ये समस्या तो है। तो मुझे लगता है कि जब बीजेपी को अपना मैनिफेस्टो जब भी जारी करेगी तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों का जिक्र उसमें होगा। देखिए, बीजेपी को ये जिक्र करना ही पड़ेगा, वो चाहे जैसे भी करे, लेकिन कोई भी आज की तारीख में जो लाइन खींच रही है उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट को लेके, अगर नई विकास योजनाएं और बड़े कमिटमेंट्स, क्योंकि एक लाइन अखिलेश यादव ने खींच दी है 300 यूनिट बिजली, अब आप क्या करेंगे बिजली के सवाल पे? तो आप ये कह रहे हैं, एक बयान आया था योगी जी के ट्विटर हैंडल से, वो उसकी बड़ी आलोचना भी हुई, वो कि बाप मरे अंधियारे में बेटा, तो इस तरह की भाषा का भी सवाल उठ रहा है। तो काउंटर कैसे करेगी बीजेपी डेवलपमेंट के एजेंडा को? 5 किलो अनाज विकास नहीं है, इसको अब उल्टा करके प्ले किया जा रहा है कि भाई भीख कब तक लेंगे, हमको रोजगार दे दो, हम अपनी मर्जी से जितना अनाज चाहेंगे, जिस क्वालिटी का चाहेंगे खरीदेंगे। यहाँ पे वो क्या लेके आती है, इसके लिए हमको इंतजार करना चाहिए। पलायन का मुद्दा नया आ गया। देखिए, पलायन का मुद्दा नया नहीं है। पलायन का मुद्दा 2014 से शुरू हुआ था, जब हुकुम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप और हम साथ में बैठे हुए थे। तो और उसके बाद फिर वो मुद्दे की हवा भी निकली मृगांका से। आप देखिए कि पलायन का मुद्दा कैराना में ही नहीं चला है, उसके बाद के सारे चुनाव आप देखिए, मृगांका सिंह चुनाव हारी हैं, हुकुम सिंह की बेटी थी, तो वो मुद्दा चलना नहीं है। लेकिन वो एक ऐसा मैसेज है जो फिर एक बार ये बताता है कि मुसलमानों की गुंडागर्दी से हम तुमको निजात दिलाने वाले हैं। चुनाव फिर हिंदू बनाम मुसलमान, वही तो बीजेपी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ेगी जहां से वो ट्विस्ट कर ले जाए यहाँ पे हिंदू बनाम मुसलमान पे। और पब्लिक को अब देखना है कि अगर वही इशू पकड़ रही है तो भाई पकड़ लेगी, लेकिन अब तक का जो ग्राउंड दिख रहा है वो उतना कामयाब नहीं होता दिख रहा है, हालांकि कोशिश बहुत हो रही है। पश्चिम में पहले चरण का चुनाव है, मथुरा को लेकर चर्चा बहुत तेज हो गई है कि मथुरा को लेकर भी कोई एक बड़ा वादा मैनिफेस्टो में बीजेपी की तरफ से हो सकता है। मुख्यमंत्री ने भी कहा था, बयान दिया था मंच से, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था। तो मुझे लगता है कि पश्चिम के चुनाव में बीजेपी की तरफ से पलायन के बाद मथुरा बड़ा विषय बनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा बनेगा, क्योंकि इस पे अखिलेश यादव कोई खुल के जवाब भी नहीं देते हैं। नहीं, अखिलेश यादव जवाब नहीं देते हैं। और मथुरा इसलिए बड़ा मुद्दा बनेगा कि देखिए, अयोध्या, काशी, मथुरा, 3 चीजें पिछले 30 साल से बीजेपी के एजेंडा में रही हैं। अयोध्या का मामला निपट चुका है, मंदिर बन रहा है। बनारस का, काशी का मुद्दा जो है वो मस्जिद तोड़े बिना कॉरिडोर के जरिए क्रिएट कर दिया गया, वो भी सेटल डाउन है। अब मथुरा बचा है, और मथुरा बीजेपी इसलिए भी हिट करेगी कि बीजेपी का ये सोचना है कहीं उसके मन में, उनके रणनीतिकारों के, कि कृष्ण को यादव से जोड़ के और वो क्रैक किया जाए यादव अलायंस को। अब ये चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन जो पश्चिम में अभी मुझे दिखाई दे रहा है
कि जहां जाट और जाटो कॉम्बिनेशन है, जैसे मथुरा एक ऐसी सीट है जहां जाट और जाटो कॉम्बिनेशन है, बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए शायद इस मुद्दे को लाना ही पड़ेगा। दूसरा, बाकी जगह मैसेज जाना है वो तो अयोध्या काशी मथुरा को के अलाइनमेंट को सही करना है, वो तो जाएगा ही। लेकिन पश्चिम में एक जो बात हो रही है, कितनी भी बात यहाँ हो कि जाट और मुसलमान और एक होंगे कि नहीं होंगे, मुझे जो जानकारी है, मेरी जो बातचीत है, मेरा जो अनुभव है, वहाँ एक तीसरी लाइन चल रही है। वहाँ कमेरा वर्सेस कॉरपोरेट की लाइन चल रही है। यानी कि जो काम खेती करने वाली जो जातियाँ हैं, पशुपालन करने वाली जो जातियाँ हैं, जो सैनी है, गुज्जर है, जाट है, और मुसलमान भी वहाँ पर या तो गुज्जर मुसलमान है या मुला जाट है, कोई नया अलग से तो आया नहीं है। तो ये आके एक अलायंस में आ रहे हैं और इनके सामने गन्ना किसानों का मुद्दा है, जहाँ पर कि फैक्ट्रियों, गन्ना फैक्ट्रियों के अगेंस्ट बात जाती है, कॉरपोरेट फार्मिंग है, और किसान कानूनों का तो जो लड़ाई इमोशनल रही है वो तो रही ही है। तो कोशिश वहाँ होगी, लेकिन इस बार कामयाब होगी कि नहीं, मुझे तो संदेह है इसके ऊपर। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, या जितने भी दल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, सबकी तरफ से ऐसे ऐसे मुद्दे क्रिएट किए जा रहे हैं जिसको एक बहस की दिशा में आगे बढ़ाया जाए, और इस बीच में जो मूल मुद्दे हैं चुनाव के, वो बहुत पीछे रह गए हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।